नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, WHO की तरह एक संस्था है यूनिसेफ, और इसका 2019 का डाटा बोलता है कि हर 43 सेकंड में कहीं ना कहीं दुनिया में एक बच्चे की डेथ होती है बिकॉज ऑफ निमोनिया। और ये सेम रिपोर्ट बताती है कि नाइजीरिया के बाद जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की डेथ होती है निमोनिया की वजह से, वो भारत में होती है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल 4 लाख से ज़्यादा बच्चों की डेथ निमोनिया की वजह से हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि निमोनिया कितनी खतरनाक या कितनी भयानक डिजीज़ है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बच्चों को परेशान करती है, ये किसी भी एज में हो सकती है। और अभी हमने कोविड के समय देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है निमोनिया होने की वजह से, क्योंकि उनके लंग्स वीक हो जाते हैं। जो कोविड का जो वायरस है वो लंग्स पे अटैक करता है, और जिसके बाद उन्हें निमोनिया होकर उनकी डेथ हुई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी बीमारी के बारे में यानी निमोनिया के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे होती है, क्यों होती है, और इसके कॉज क्या है, कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी क्या दवाई हैं जिनसे आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को निमोनिया से बचा सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो नीचे दिया हुआ है उसे प्रेस करें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं, आगे जो वीडियो आएंगे वो भी आपको सबसे पहले मिले। तो निमोनिया होता क्या है? निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इन्फ्लामेशन है जो कि हमारे लंग्स यानी फेफड़े जो होते हैं उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। तो एल्वुलाई ये एयर सैक्स होते हैं जहाँ पे हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वुलाई पर ही होता है। तो आप समझ सकते हैं ये हमें सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में कितनी हेल्प करते हैं। पर कभी इन्फेक्शन होने की वजह से इनमें सूजन आ जाती है, इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जैसे आम भाषा में कहा जाता है कि बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, तो बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है बच्चा और हाँफने लगता है। और अगर ये समय पे ठीक ना किया जाए तो आगे चल के ये बच्चे की डेथ भी हो सकती है। निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, जो कि कॉमनेस्ट है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है, क्लेबिसिला बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया के अलावा ये वायरस से भी हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, या राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, या जो कोविड में सार्क में जो कोविड वायरस थे उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। ऐसे ही कुछ फंगस होती हैं जैसे कैंडिडा है, उनकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ज़्यादातर जब निमोनिया होता है, फीवर होता है, इसमें कमजोरी आती है, फटीग आता है, कुछ पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, पसलियाँ तेज चलने लगती हैं, ऐसा लगता है सीने पे किसी ने वजन रख दिया, किसी ने बोझ रख दिया है। और बहुत कफ आता है, कफ कई बार बहुत कम मात्रा में निकलता है, कई बार पीला या ग्रीनिश हो सकता है। और भूख लगने में प्रॉब्लम आ सकती है, भूख की कमी हो सकती है, ठंड लगने लगती है, हमेशा थका थका फील होता है, सर में दर्द हो सकता है, और फीवर के साथ जाड़ा लग सकता है, स्वेटिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। टाइप्स ऑफ निमोनिया, तो निमोनिया कैसे हुआ है उसके हिसाब से इसके टाइप्स है। जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड निमोनिया होता है जिसको CAP बोलते हैं। तो जब हम समाज में दूसरी जगह पे कहीं शॉपिंग सेंटर या हेल्थ सेंटर या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर वहाँ से निमोनिया हुआ है तो हम उसको कम्युनिटी बेस्ड निमोनिया कहते हैं। एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कई बार हम किसी और चीज़ के लिए एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, पर हमें वहाँ से अगर निमोनिया हो जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। या जो हेल्थ वर्कर होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं ऐसे इन्फेक्शन के लिए, उनको भी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। एक निमोनिया होता है वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया। अगर जो पेशेंट वेंटिलेशन पे होते हैं, जैसे कि हमने कोविड के समय देखा कि काफ़ी लोगों को ब्लैक फंगस नामक इन्फेक्शन हुआ, जो कि वेंटिलेशन की वजह से, अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन है ऑलरेडी
और इमरजेंसी में तुरंत वेंटिलेशन पे जाते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। या एस्पिरेशन निमोनिया होता है, अगर कहीं पे इन्फेक्टेड फूड है या ड्रिंक है, उसको सलाइवा है उसको एस्पिरेट कर लिया, लंग्स में पहुंच गया, उसकी वजह से अगर निमोनिया हो गया तो उसको हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। अब अगर निमोनिया को सही समय पे सही ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? सबसे पहले तो प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उसके बाहर एक कैविटी होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं, तो उसमें कई बार पानी भर जाता है तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, फिर उसको ड्रेनेज करना पड़ता है। या लंग एब्सेस हो सकती है, अगर इन्फेक्शन सही समय पे सही ना हो तो लंग्स के अंदर पस पड़ जाती है, एब्सेस पड़ जाती है, जो कि एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ होती है। कई बार बैक्टीरिया हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड करने लगते हैं ब्लड के थ्रू, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर या शॉक या सेप्टिक शॉक हो जाते हैं। और कई बार इन्फेक्शन किडनी और हार्ट तक पहुंच सकता है, तो ये दूसरे ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अल्टीमेटली अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। अब इसका बचाव कैसे किया जाए? तो निमोनिया को आप फैलने से या होने से बचाव कर सकते हैं, और ये जो प्रिवेंशन टिप है ये कॉमन है, जो हमने कोविड में भी अपनाई है। जैसे कि हमें मास्क यूज करना चाहिए, अगर हमारे आसपास किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसको भी मास्क यूज करने के लिए कहें, और हमें भी मास्क यूज करना चाहिए। और खांसते छींकते समय रुमाल का या हाथ का या टिश्यू का यूज करें। डायरेक्ट किसी के सामने छींकना नहीं है या खांसना नहीं है, कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। और अपने जो हैंड को बार बार वॉश करें, कुछ भी खाने पीने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ को धोना चाहिए, जिससे कि अगर हाथ पे कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस लगा हुआ है तो वो आपके बॉडी के अंदर ना जाए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने कोविड में भी अपनाई थी और हमें हमेशा उनको अपनाना चाहिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस फूड लें जिससे आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो हम अपने आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके लिए वैक्सीन्स भी आती हैं, वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और डॉक्टर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और आपकी हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से आपकी चेस्ट को चेक करके पता कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं, स्प्यूटम टेस्ट लिख सकते हैं, एक्सरे किया जा सकता है, ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है, सीटी स्कैन किया जा सकता है। तो उन सब टेस्ट में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको निमोनिया तो नहीं हो गया है। उसके बाद ट्रीटमेंट पर हम आते हैं, तो एलोपैथी में तो एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल या एंटीफंगल मेडिसिन देके इसको ठीक किया जाता है। पर होम्योपैथी में बहुत सारी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर सकती हैं, और हर स्टेज पर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ठीक कर सकती है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिनको लेके आप अपना निमोनिया को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक मेडिसिन होती है फेरम फोर्स। तो फेरम फोर्स क्या है, फर्स्ट स्टेज में दिया जा सकता है, इनिशियल कंडीशन में ही देके आप आगे बढ़ने से निमोनिया को रोक सकते हैं। और इसमें फीवर आता है, और फीवर के साथ कफ होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है, और पेशेंट का जो फेस होता है तमतमा जाता है, लाल होता है, गर्म होता है, अगर छुएंगे तो उसके गाल आपको गर्म दिखाई देंगे। और इसमें जो खांसी आती है पेशेंट को रात में कम हो जाती है, और कई बार खांसते खांसते ब्लड भी आ सकता है, और ये फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक कभी भी दे सकते हैं। और अगर फीवर है पेशेंट को तो बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवाई है ब्राइनिया अल्बा, निमोनिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट में वो पेन बताता है, और गहरी गहरी सांस लेता है, और गहरी सांस लेने के बाद उसको और ज़्यादा पेन फील होता है, तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें जो कफ आता है, जो स्प्यूटम आता है, वो ऐसा लगता है कि जंग लगा हुआ है या ईंट के कलर का होता है, और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, और बुखार के साथ ठंड लग सकती है। तो ये ब्राइनिया के सिम्टम है। दूसरी एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और इसमें भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और प्यास लगती है, पर इसमें पेशेंट क्या है, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पी पाता, थोड़ा थोड़ा करके घूंट भर भर के जल्दी जल्दी पानी मांगता है।
और सांस लेने में तकलीफ होती है, पर इसमें बलगम बहुत कम निकलता है और पेशेंट को ठंड लगती है, फीवर के साथ ठंड लगती है और बहुत वीक फील करता है। जैसे ही वो लेटता है तो लेटने के बाद उसको दिक्कत और बढ़ने लगती है। अगली दवाई है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस निमोनिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसमें खास तौर से जो लेफ्ट लंग होता है उसका लोअर पार्ट होता है, अगर उसमें निमोनिया बैठ गया है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसमें हमेशा सीने पे भारीपन सा लगता है, बहुत हैवीनेस फीलिंग होती है और जो बलगम आता है हार्ड और ड्राई आता है और कई बार कुछ केसेस में अगर उसमें ब्लड मिक्स होके आ रहा है तो फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और रात में या लेटने के बाद खांसी ज़्यादा होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो फॉस्फोरस से बहुत जल्दी पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। अगली मेडिसिन है एंटीमनीटार्ड। तो एंटीमनीटार्ड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है निमोनिया के लिए और ये सभी स्टेजेस में काम करती है। इवन अगर लास्ट स्टेज चल रही है निमोनिया की तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है और इसमें ऐसा लगता है सीने में बहुत घरघराहट हो रही है और ऐसा लगता है कि पूरा सीना ही बलगम से भरा हुआ है। और कई बार निमोनिया के साथ अगर जॉन्डिस भी है तो एंटीमनीटार्ड बहुत ही वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है। अगली दवाई है हेपारसल्फ। तो हेपारसल्फ में सप्यूरेशन होने लगता है, जो लंग्स में पस पड़ने लगता है और जो बलगम है वो भी ऐसा लगता है कि जैसे पस निकल के आ रहा है और इसमें पेशेंट चिली होता है, फीवर के साथ ठंड लगती है उसको और सीने में दर्द होता है, खांसने में दर्द होता है, जो बलगम है बिल्कुल पीला पस जैसा निकल के आता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिकेक। एपिकेक भी निमोनिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें खास तौर से जब पेशेंट को खांसी आती है, लूज कफ आता है और ऐसा लगता है कि कफ आराम से निकल जाएगा पर निकल नहीं पाता और कई बार इतनी खांसी होने लगती है कि लास्ट में उसको वोमिटिंग हो जाती है। तो अगर कोई भी खांसी वोमिटिंग के साथ खत्म हो रही है तो एपिकेक उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर एक मेडिसिन होती है नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ भी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा है या निमोनिया है इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो बलगम आता है ग्रीनिश आता है, हार्ड होता है और थिक होता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि किसी ने सीना जकड़ लिया है। तो उस अगर ये सिम्टम है तो नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इन दवाइयों के अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे काली बाइक्रोम है और स्पॉन्जिया है, बेलाडोना है, जो कि पल्सेटिला है, जो कि निमोनिया में दिया जा सकता है, पर उसमें क्या है पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से हमें चूज़ करनी होती है। और छोटे बच्चों में खास तौर से जो हम अपने क्लिनिक में हमने दिया, जो हमें रिजल्ट मिले हैं, तो ब्राइनिया, फॉस्फोरस, एंटीमनीटार्ड और एपिकेक, इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ब्राइनिया और फॉस्फोरस को अगर आप ऑल्टरनेट करके देते हैं तो ये निमोनिया या किसी भी तरह की खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर जो बुजुर्ग पेशेंट है, जो ओल्ड एज पेशेंट है, उनमें निमोनिया हो गया है तो उसमें कार्बोवेच, फॉस्फोरस और सिनेगा, ये कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर पेशेंट ऐसा लग रहा है कि अब शरीर में जान नहीं बची है और बहुत तेज तेज सांस लेता है तो कार्बोवेच हर स्टेज में निमोनिया की बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि निमोनिया किस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज है और इसे अगर समय रहते मेडिसिन मिलती है तो इसे ठीक भी किया जा सकता है, पर इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के जानलेवा हो सकती है। और इसमें मैंने आपको कुछ प्रिवेंटिव टिप्स बताई है, कुछ होम्योपैथिक दवाई बताई है जिनसे आराम से निमोनिया को ठीक किया जा सकता है। पर अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस लग रही है तो आपको उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है, तो हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और टाइम से उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिलती रहे। धन्यवाद।